आज हम जिस शख्सियत से मुखातिब होंगे उनके लिए कलाम साहब की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि समय बहुत ही बलवान होता है। इन्होंने हार जीत में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, कभी किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं हुई। कर्तव्य पथ पर इन्हें जो भी मिला वो सब सही लगा और ये बस अपना काम करती गई। राह इन्होंने अपने लिए नई बनाई, कभी हार नहीं मानी। बस अपने पति के शौक़ को खुद में अंगीकार किया और पहले जो पति की पसंद थी उसे अपनी भी पसंद बनाया और फिर क्या था, इन पथरीली राहों में अपने लिए एक खास मुकाम हासिल किया। साथ ही अपने जुनून से अपनी इन राहों को आनंदमयी बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य, महिला मोर्चा एवं राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी सुमन शर्मा जी की। उस वक्त जब लोगों का ये मानना था कि शादी के बाद लड़की के सपने ख़त्म हो जाने चाहिए, उसे बस अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान देना चाहिए, उस समय शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करना और साथ ही बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अपने राजनीतिक करियर में एक नया आयाम स्थापित करना अपने आप में ही एक बेहद बड़ी उपलब्धि है। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विद रीत के इस खास एपिसोड में। आज हम आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हम आपसे उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इस बातचीत में बहुत मज़ा आएगा और बेशक हमें भी आपके सफ़र से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, मुझे भी बहुत आनंद आएगा क्योंकि इस तरह के इत्तेफाक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी मजबूती प्रदान करते हैं कि कोई आपको पोर्ट्रे कर रहा है या कोई आपसे ऐसे इंटरव्यूज़ करके पब्लिकलाइज़ कर रहा है, तो वो हम लोग के जीवन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इसके लिए चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुमन जी, जैसा कि सब जानते हैं, बिहार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिहार से राजस्थान आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, या यूँ कहूँ कि बहुत बड़ा कल्चरल और रीजनल चेंज भी है। तो क्या आज भी आप बिहार की जड़ों से जुड़ी हुई हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये सवाल मेरे पीछे हमेशा चलता है। एक बात मैं बताना चाहूँगी लाइफ में कि लड़कियों का जो बचपन होता है वो कहीं और बीतता है और ब्याह होके वो कहीं और जाती है। तो जिस दिन वो अपने मैके में प्रवेश करती है, माने जन्म लेती है, उस दिन से ही उसको बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो कोई और घर जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो बचपन से हम लोग सब प्रिपेयर होते हैं कि हमारा घर तो कोई और है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पीहर हमारा ज़रूर बिहार रहा, लेकिन शादी करके मैं राजस्थान आ गई और राजस्थान में बड़े उमंगों के साथ आई थी। और राजस्थान के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान की जो मिट्टी है, पर्टिकुलर जयपुर की मिट्टी जो है, ये आपको बांधती है। अगर आप देखेंगे यहाँ कल्चरली भी आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से ही आए। अगर हम देखें कि शिला माता ही बाहर से आई, शिला माता जो आमेर की हमारी सब शक्तिपीठ हम मानते हैं उनको, वो भी बाहर से आई थी। तो यहाँ की मिट्टी एब्जॉर्ब करती है, पकड़ती है। और जहाँ तक आपने कहा जड़ों की बात, देखिए जड़ें कभी नहीं भूली जाती हैं, जड़ें हमेशा मजबूत रहती हैं। और मैं जहाँ से हूँ वहाँ के कल्चर को और राजस्थान के कल्चर को आत्मसात करके ही आगे बढ़ रही हूँ। फैमिली में दोनों कल्चर जब मिला है तो मुझे लगता है कि और मजबूती आई है। दोनों कल्चर को लोग एंजॉय करते हैं और मोर और लेस मुझे लगता है कि राजस्थान के कल्चर में और बिहार के कल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भक्ति उतनी ही है जितनी बिहार की भूमि में है और शक्ति जितनी राजस्थान की भूमि में है तो वहाँ भी है। तो दोनों भक्ति और शक्ति मिलके मुझे लगता है कि मुझे और मजबूती प्रदान करती है। तो ये राजनीति के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? एक इत्तेफाक कहूँ या एक एक्सीडेंट कहूँ अपनी लाइफ में मैं, कि मेरा बिल्कुल चॉइस राजनीति नहीं था। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, टॉम बॉय टाइप लड़कियाँ जो होती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, बड़ी सी फैमिली थी। हमारी फैमिली बड़ी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती थी। मेरे फैमिली में सब टेक्नोक्रेट्स हैं। तो कहीं दिमाग में ऐसा नहीं आता था कि मैं राजनीति को अपना फील्ड बनाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड के कहीं ना कहीं जिनमें था, मुझे जो लगता है कि उन्होंने यहीं MNIT से इंजीनियरिंग किया, सारी स्टडी उन्होंने यहीं से किया, जयपुर से, तो उनमें था। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, हमारी शादी हुई, तो उनके लिए वो फाउंडेशन हो गया कि वो राजनीति की बात नहीं कर सकते। तो अपने हॉबी को उन्होंने मुझ में
डाल दिया, मुझे ऐसा लगता है। पर उस हॉबी को मैंने इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया कि वो मेरी हॉबी बन गई। तो सुमन जी, ये आपने राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत की आपने, ये आपने हमें बताया, लेकिन काम और घर परिवार के बीच में आप वो एक तालमेल कैसे बैठा पाती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए ऐसे ही पॉलिटिक्स को बहुत ही अजीब दृष्टि से देखते हैं, लेकिन परिवार भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। परिवार के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन थैंक गॉड, भगवान की बहुत मेहरबानी रही मेरे साथ कि क्योंकि मेरे हस्बैंड की चॉइस थी पॉलिटिक्स, तो कोऑर्डिनेशन पूरे परिवार से मुझे मिला। परिवार ने बहुत मोटिवेट किया, और मैं जानती हूँ लोग हमेशा कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, पर मेरी कहानी में मुझे लगता है एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ रहा, जो मेरे हस्बैंड के रूप में, और तभी मैं सफल हो पाई। अन्यथा तो देखिए, कितने भी बोल्ड हूँ, कितने भी डायनेमिक हूँ, अगर फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है तो आप नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि पहली घर की जब आप सीढ़ी लांघते हो और घर के बाहर से निकलते हो, तो फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं करती है, जमाने बहुत कमेंट्स करते हैं, बहुत ताने मारते हैं। और मैं तो बहुत क्वाइट यंग एज में बीजेपी में आई थी, अपनी पार्टी में आई थी मैं, तो बहुत प्रकार के मुझे सुनने पड़े थे जो मेरे कदम को बहुत रोकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स, सब लोगों का इतना सपोर्ट रहा कि मैं उन तानों को, उन सारे कमेंट्स को झेल के आगे बढ़ती चली गई। तो ये जो पथरीली राह कही जाती है राजनीति की, वो मेरे लिए कोमल सी बन गई, एक आनंदमयी राह बन गई। बिल्कुल। तो जब आप राजनीति में आए, तो क्या कभी फैमिली वालों को डाउट हुआ कि शायद सुमन ना कर पाए, या कभी आपके जहन में ही ये सवाल आया कि सेकंड थॉट जैसा कुछ महसूस हुआ आपको कि शायद मैं ना कर पाऊं, या फिर फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर ऐसा आपको लगा? ये सवाल मुझे बहुत पीछे ले जा रहा है। जब मैं राजनीति में प्रवेश कर रही थी तो मेरी उम्र 27 से 28 साल की रही होगी, पूर्णकालिक जो कहते हैं ना, कार्यकर्ता बनना। तो मैं जयपुर शहर की अध्यक्ष बनी थी महिला मोर्चा वीमेन विंग की, और मैं बहुत यंग थी उस समय। आप सोच सकती हैं, मैं एमए में मेरा एडमिशन, पढ़ाई चल रही थी मेरी, और साथ में ये राजनीतिक सफ़र स्टार्ट हुआ था राम जन्मभूमि के बाद। तो मैं जब गई थी तो एक समूह भारतीय जनता पार्टी में उस समय था, जो बहुत यंग लड़कियां बीजेपी में नहीं थीं, और एक दो चार जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली की महिलाएं रहती थी, जिनके फादर या तो एमएलए थे या मिनिस्टर थे या कुछ ऐसे, तो वो लोग के ही उनकी पत्नी ऐसी जो 60+ वाले लोग थे। तो मैं उन लोगों के बीच में गई अपने संगठन के विस्तार को लेके। तो उस विस्तार में जब बातें सामने आई तो मेरे को एक बहुत ही पीड़ा आज भी देती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे मोटिवेट भी बहुत करती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आजकल की छोरियों का काम नहीं है, एकदम देसी ठेठ भाषा में, कि तुम कहाँ राजनीति के चक्करों में पड़ गई, तुम क्या करोगी, तुम लोग अपना काम करो जो करना है, ये आज की छोरी क्या करेगी राजनीति में। तो मुझे बहुत जोर का धक्का लगा था और मेरे रोते हुए घर आई थी, लिटरली बोल रही हूँ। और मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं इस गंदी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि ये छोरियाँ क्या करेंगी, या ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं, तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ और मैं इस राजनीति से हाथ जोड़ना चाहती हूँ। पर थैंक यू फॉर गॉड और थैंक यू फॉर माई हस्बैंड कि उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेट किया। बोले नहीं, कुछ नहीं होता, क्या होता है। उन्होंने एक मुझे मैंने कहावत कही जो आप सब लोग भी जानते हैं कि भाई, जब हाथी चलता है बाजार में तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तो यू आर बिकम अ लीडर, तो इसलिए ऐसी आवाजें उठेंगी और तुम चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, जो तुम्हें राह मिला उस पर बेझक चलो। और वही हिम्मत मेरे काम आई। और ये बात थी 90 की, आप सोचिए 90 की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैं कभी मुड़ के नहीं देखी, कभी मुड़ के नहीं देखी। एक इंसिडेंस और आया जब मैं बहुत सक्सेस हो गई थी, और 2009 में मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के बाद भी मुझे बहुत डिप्रेशंस और बहुत सारे सवाल, क्योंकि सब लोगों ने मिल के मेरे साथ बहुत अत्याचार किया था कि ये कहा जाता है उस समय कि सुमन शर्मा को हराया गया था। तो ये मुझे बहुत कौनता था कि अपनों ने अपने पे वार किया, ये बहुत मज़ा नहीं आता था मुझे। तो उस समय भी मैं थोड़ी सी डिफ्यूज़ हुई थी, लेकिन फिर हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे साथियों ने मुझे संभाला और फिर मैं मुड़ के नहीं देखी। वही एक हिम्मत होती है जो हमें एक अलग ही साहस भर देती है हमारे अंदर। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो सपना था वो आपके पति का था, लेकिन उस 23-24 साल की सुमन के खुद के क्या सपने थे? सच ही बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम ऑपोजिट, इस कैरियर से बिल्कुल ऑपोजिट। मैं खेलना कूदना चाहती थी। बचपन में अक्सर ये होता था, हम लोग
का काफ़ी बड़ा परिवार था। मेरी माता जी पढ़ी लिखी थी, मेरे पापा, मैंने एवरीवन एजुकेटेड, बट वो लड़की लड़का वाला भाव थोड़ा चलता था हमारे घर में और मैं एग्रेसिव होती थी इस पे। मेरे बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की है। तो मैं वो सारे काम करती थी जिस चीज़ के लिए मुझे मना किया जाता था। तो शुरू से ही जो एग्रेशन था मेरे अंदर ना, वो आग बनते 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 फिर मैं बहुत स्पोर्ट्स लवर थी। तो स्पोर्ट्स में मैं बैडमिंटन की भी स्टेट चैंपियन बनी थी और ये सारी चीज़ें करती थी। मुझे मिरांडा में पढ़ना था, मेरा पैशन था और मुझे मन करता था। फिर मेरी मदर ने मुझे दिल्ली नहीं भेजा, बोले नहीं आप हमारे साथ ही यहाँ रह के पढ़ोगे, हम दिल्ली नहीं भेजेंगे। उस समय लगता होगा लड़कियों को कैसे बाहर भेजें। तो ये चीज़ें मैं बनना चाहती थी, मैं जॉब करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी कि मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बने। मैंने जैसे कहते हैं ना, सशक्त भारत सशक्त नारी, तो ये मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं जॉब करूंगी। और पढ़ने लिखने में भगवान की दया से थोड़ी ठीक ठाक थी मैं, तो एकेडमिक थी मैं, लेकिन उस टाइप की एकेडमिक नहीं थी कि मैं बुक की वाह की सारा दिन किताब पढ़ी हूँ। मैं एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ती थी और 100% मार्क्स ले आती थी। तो परिवार में सब लोग जेलस करते थे, हमारे सिस्टर लोग, कि हम सारे समय पढ़ते हैं, ये कम पढ़ती है और हमसे ज़्यादा नंबर लाती है। तो ये था कि मैं कुछ भी करती अगर जॉब के फील्ड में जाके। और मैं राजस्थान में आके, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आरएएस की भी तैयारी की थी, लेकिन मेरी तैयारी अधूरी रह गई क्योंकि मंजिल कोई और थी और मेरे हस्बैंड ने और सब लोगों ने कुछ और सोचा था, और कुछ और मंजूर था। तो ये डाइवर्सन हुआ। मैं कंप्लीटली पॉलिटिक्स के बारे में कतई नहीं सोचती थी और इनफैक्ट मैं अगर बिंदास होके कहूँ तो मुझे पॉलिटिक्स अच्छी भी नहीं लगती थी, मैं बिल्कुल लाइक नहीं। अच्छा सुमन जी, आपने बिंदास होने की बात कही, तो आज की सुमन शर्मा को तो सब बखूबी जानते हैं, लेकिन ये जो बिंदास बेधड़क जो अंदाज है आपका, क्या ये बचपन से ही था? बिल्कुल सही कहा। मैं रीता आपको बताऊं कि मैं अपने परिवार से बहुत अलग थी। ये सब लोग कहते हैं, मेरे मम्मी पापा ही मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बेबाक थी, मैं बहुत बोल्ड, जो कहते हैं ना, बोल्ड थी। तो परिवार में कई बार बहुत चिंताएं भी होती थी हमको लेके कि ये इतनी बोल्ड है, लड़की है, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे एडजस्ट होगी फैमिली, दूसरी फैमिली में जाना है। तो ये सारी चीज़ें रहती थी और मुझे लगता है कि मेरी टीआरपी भी यही है कि मैं दिल के अंदर कुछ भी नहीं रखती हूँ। अगर मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं उसको निकालती हूँ और प्यार भी आता है तो उसको भी शो करती हूँ। तो मैं ये डबल स्टैंडर्ड वाली लाइफ में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं एक खुली किताब हूँ। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं एक खुली किताब हूँ। पॉलिटिशियन के गुण तो होते हैं कि अंदर में बहुत कुछ दबा के रखो, लेकिन मुझ में नहीं है। और मैं सोचती हूँ मेरा यही क्वालिटी मुझे यहाँ तक ले आई है। तो बिंदासपना तो मेरा गया नहीं। मेरा ये कैरेक्टर नहीं है कि आप राजनीतिज्ञ हो तो एक अलग आपकी प्रोफाइल है, फैमिली लाइफ है तो एक अलग प्रोफाइल है और एक सुमन शर्मा बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं है। मेरे राजनीतिक करियर में भी आप पूछेंगी तो लोग मेरे इसी चंचलता को बहुत पसंद करते हैं कि सुमन जी के जो जी में आता है वो बोल देती हैं और बहुत बेबाक हैं और इंस्टेंटली बोलती हूँ मैं, कि ऐसा नहीं कि कोई प्लान कर रही हूँ, कोई षड्यंत्र रच रही हूँ, ये कुछ नहीं करती हूँ। जो भी सामने है वो करती हूँ। तो और मुझे एक बात रीता आपको बतानी है कि लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये इसको प्योरिटी भी आप कह सकती हैं और क्लैरिटी भी कह सकती हैं कि अगर आपके पास सोच विचार के बहुत बोल रही है ना, तो ये स्कूल के एग्जाम में चल सकता है, कॉलेज के एग्जाम में चल सकता है, लेकिन नॉर्मल जीवन में आप इतना कैलकुलेटिंग और मैनिपुलेटिंग होगी तो वो नहीं चलती। वो कुछ हद तक चल सकता है लेकिन बहुत लॉन्ग लंबा टर्म में नहीं चल सकता। इसे मैं बिंदास हूँ तो हूँ और राजनीति करती हूँ। राजनीति को एक नया ट्विस्ट भी मैंने दिया। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा थी, एक पूरे पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी नहीं कि बहुत ऐसे वैसे, लेकिन वो सारे मिथों को तोड़ के मैं आगे बढ़ी। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और एक बड़ा समूह महिलाओं का मैंने राजस्थान में महिला मोर्चा का खड़ा किया। तो ये अचीवमेंट ही था मेरे स्टाइल का, मैं ये सोचती हूँ। जी, विमेन एम्पावरमेंट हमेशा से ही आपके दिल के बहुत करीब रहा है। तो महिलाओं के लिए कुछ करने का जो ये जज्बा, ये जो जुनून है, या फिर महिलाओं की सहायता करने का जो ये जुनून है, ये आप में कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत? बचपन का जो आपको पहले कहानी सुनाई कि बचपन का जो रिएक्शन था वो मेरे अंदर था। एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मैं देखती थी कि वहाँ थोड़ा सा ये चीज़ें रहती है, लड़का लड़की। तो ये जो लड़कियों के प्रति जो मेरा प्रगाढ़ लगाव बढ़ा वो वहीं से शुरू हुआ था। आप समझ लो 5 साल 6 साल की उम्र से। और ये बढ़ते 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 शादी करके जब मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ अपनी फैमिली में मैं इतनी सोशलाइज नहीं थी जब मैं अनमैरिड थी, लेकिन शादी हुई तो मैं काफ़ी सोशलाइज हुई और सोसाइटी को जाना कि क्या है। तो वहाँ ये कहानियाँ भी हम पढ़ते थे, देखते थे, लाइफ में आसपास बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स भी सुनाती थी। तो लगता था कि ये तो वास्तव में बहुत इनजस्टिस है बेटियों के साथ। हम
हिस्ट्री में पढ़े थे कि राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई, सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन अभी भी समाज में विद्यमान थे। तो मुझे लगता था कि लड़कियों को एक सुपर पावर बनने की आवश्यकता है। किताब के पन्नों से निकल के बहुत चीज़ें सामने आ गई, लेकिन वो हुई नहीं, तो इसके लिए स्ट्रगल करना। तो शुरू से ही मुझे लगता था कि लड़कियां अगर बलशाली होती हैं, शक्तिशाली होती हैं और निर्णायक होती हैं, तो परिवार की शक्ल भी बदलती है, देश की भी शक्ल बदलती है। इसलिए मैं ऑलवेज लड़कियों को एम्पावर करने के लिए, कहीं भी मुझे चलते फिरते भी कोई लड़की ऐसे मिलती थी तो मैं कई लोगों की हेल्प करती थी, और ये स्वतः होता था, कोई प्लान से नहीं होता था। और कब मैं क्या कर जाती थी मुझे खुद नहीं पता चलता था, बाद में लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ मैंने कर ली। तो ये जो या तो मेरे डीएनए में मैं कहूँगी कि ये था कहीं न कहीं मेरे में कि लड़कियों के लिए कुछ करना है। और मुझे बहुत आज उम्र के इस पड़ाव पे मुझे बहुत तसल्ली होती है कि मैंने चाहे अनचाहे अनजाने कितने लोगों की मदद की होंगी, ना मैंने उसका रिकॉर्ड ट्रैक बनाया है ना कुछ किया, लेकिन दिल से मुझे मालूम है कि मैंने जिनकी मदद की वो स्टैंड बाय कर रहे हैं और वो मुझे बहुत बूस्ट अप करते हैं। कह सकते हैं कि आप एक बॉर्न लीडर हैं। बॉर्न लीडर स्टार्टिंग से ही जैसे आप बताया वो छुपी, हाँ, मेरे अंदर हिडन था, हाँ। जो जिसको निकाला इन लोगों ने, ये आप कह सकती हैं। तो कुछ ऐसा कोई दिलचस्प किस्सा याद आता है आपको जिसको देख के आज भी आपकी हंसी छूट जाती हो? हंसी छूटने की बात पे राजनीतिक तो नहीं कह सकती, लेकिन बचपन की एक कहानी सुना सकती हूँ आपको कि हमने जैसा बताया कि हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो मुझ में कहाँ से आया और जिसपे आज भी पूरे परिवार हंसता है और हम भी हंसते हैं। हुआ क्या कि हम लोग बैक टू बैक, हमारे सब भाई बहन में ना 2.5-2.5 साल 3-3 साल के अंतर थे। तो मेरी एक बड़ी दीदी है, फिर मैं थी, फिर मेरी 2 छोटी सिस्टर थी। तो मैं हमेशा खेल कूद में बिलीव रखती थी कि खेलना है मुझे कितना भी, और वो सारे खेल खेलना है जो लड़के खेला करते थे। तो एक न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस था हमारे घर के पास में, तो छुपम छुपाई बचपन में गेम हुआ करता था। तो मेरी छोटी सिस्टर ना मुझे पकड़ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमती थी, तो मैं बहुत गुस्सा होती थी कि मेरे पीछे पीछे ये क्यों आती है। तो मैं छत पे, एक ऐसे अनकंस्ट्रक्टेड हाउस पे छत पे चली गई और छुप गई वहां जाके, और जो चोर सिपाही खेलते हैं ना, जो वो मुझे ढूंढ लिया उसकी आवाज के कारण। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको वहां से धक्का दे दिया। आप देखिए, अच्छा। हाँ, उसको धक्का दे दिया। भगवान का बहुत कृपा कि वो बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भी पूरी फैमिली ये कहती है कि कितनी डोमिनेटिंग है और कितनी ये, मतलब कुछ भी कर सकती है अगर इसको गुस्सा आ जाए। तो बचपने में इतना बड़ा मैंने कर दिया, और मुझे याद है कि जितनी भी गलतियां मैं करती थी, पिटाई उसको लगती थी। तो इस बात की पूरी कहानी आज भी, और मुझे कई बार हंसी आती है, हम जब मिलते हैं तो कहते हैं यार, बोले दीदी आप तो बहुत चालाक हो, मैंने सारी गलतियां आप करती थी, पिटाई मेरे पेरेंट्स से उसकी होती थी। तो ये बातें मुझे बहुत गुदगुदी भी करती हैं और मजा। लेकिन उसके साथ ये भी होता था कि जब मैं बड़ी हो गई, सब हो गया, तो लोग कहते थे कि आप संभालती भी उतना ही ज्यादा थी, जितना मैंने टॉर्चर करती थी अगर उस माने से, तो दूसरे तरीके से आप संभालती भी बहुत ज्यादा थी। मेरे जितने भाई बहन है सब लोग ये कहते, तो ये चीजें बहुत आनंद देती कि मैं किसी को धक्का भी दे सकती हूँ। तो ये बचपना था मेरा और खुशी भी देती है मुझे। तो ये तो बातें हुई आपकी पूरी कहानी के संदर्भ में, लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर आज के टाइम पे, आज के दौर में कोई अपनी राजनीति में अपना करियर शुरू करना चाहे, तो वो किस तरह से, उसकी पहली शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखिए, राजनीति को से घबराना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं हैं सामान्य, और राजनीति के बारे में एक बना हुआ है, अब तो काफ़ी ख़त्म हो गया। राजनीति की शुरुआत अगर आपके मन में ईमानदारी और आप अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं कि आपको करना है पॉलिटिक्स या कोई भी फील्ड का, इक्वल स्टोरी है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप किसी कंपनी में हैं, राजनीति भी उसी टाइप की है। तो अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं रखिए कि हम बहुत कुछ जल्दी पाले, कि आज मैंने पार्टी ज्वाइन किया और आज मैं एमएलए बन जाऊं, आज मैं एमपी बन जाऊं, या आज मेरे अंदर जो गोल है उसको अचीव कर लूं। ये ग्रेजुअली स्लोली आगे जाता है, और ये राजनीति को थोड़ा सा फेट पे भी छोड़ देना चाहिए। कर्म तो आप करो कि मुझे अगर एमएलए बनना है तो अगर मैं नहीं बनी तो राजनीति छोड़ दूंगी, इस भाव से नहीं। स्लोली आप क्षेत्र में काम करो, अपने जो सोशल कॉज होते हैं उसके लिए आवाज उठाओ, पार्टी आप पे नजर खुद ही डाल देगी। तो जो आजकल मैं देखती हूँ ना, जो हमारे जमाने में होता था कि मैं पार्टी में आई तो हम ये नहीं बोलते थे कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहे हो, मैं क्या पार्टी को दे रही हूँ, इस सोच से हम लोगों ने काम किया कि इस पार्टी को मैं क्या दे सकती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे ये पद चल के हमारे पास आया। तो इस भाव से अगर कोई पॉलिटिक्स करता है तो देखिए सक्सेस जरूर होगा, देर सवेर हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। शॉर्ट टर्म वालों को मैंने ऊपर से नीचे गिरते देखा है, गुमनामियों के अंधेरे में खोते देखा है।
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम समाज सेवा करें तो पार्टी की नजर अपने आप हम पे जाती है। ऑफ कोर्स पड़ती है। आपको वहां जाके ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं भी एक वर्कर हूँ। आप काम कर रहे हो, पार्टी से जुड़े हो, मेंबरशिप की एक प्रक्रिया होती है, वो सब तो करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो नजर में आओगे, और अगर आप ड्रामा कर रहे हो तो वो भी नजर में आओगे। दोनों ही चीजें। अच्छा, तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई संदेश सब तक पहुंचाना चाहती हैं तो वो जरूर हम जानना चाहें। देखिए, पहले तो रीत आपको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप भी एक संदेश ही दे रहे हो, महिलाओं को मोटिवेट कर रहे हो, ऐसी महिलाओं को ढूंढ रहे हो क्षेत्र से, और जिनकी स्टोरी आप प्ले कर रहे हो, तो आपको भी साधुवाद। और सभी महिलाओं को मैं यही कहती हूँ कि देखिए, अपने पे बहुत भरोसा कीजिए। महिलाओं के बारे में समाज में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, कई क्वेश्चंस मार्क लगते हैं, उनसे मत डरिए। आप ईश्वर पे विश्वास कीजिए, अपने आप जो आपके अंदर है उस शक्ति को पहचानिए। और शॉर्ट टर्म में मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका विरोध करती हूँ, शॉर्ट टर्म में बिलीव मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में बिलीव कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगी। और एक बात जहन में एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि पागलपन के मैडनेस नहीं होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, दीवानगी होनी चाहिए, और जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तो संदेश था सबके लिए। ऐसा एक कोई कोट जिस पे आप बिलीव करती हैं और जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो? बहुत सारे कोट हैं ऐसे जीवन में, क्योंकि हमने जाना है कि हरिवंश राय बच्चन जी, मैं उसी पे आ रही थी कि जीवन में जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, और जो नहीं हुआ वो उससे भी बहुत अच्छा, और जो होगा वो सबसे अच्छा। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है जो हमेशा आप लोग सुनती होंगी। अमिताभ बच्चन भी इसको बहुत बार कोट करते हैं, तो मैं इसको बांध के रखती हूँ कि ये क्या हो गया, दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए, बैठ गए, अपने वर्क से डाइवर्ट हो गए, ये नहीं। ये हुआ है तो ये बहुत अच्छा है, कुछ और बहुत अच्छा चीज होने वाला है। तो ये अगर आप बांध के चलती हैं तो आपको कहीं कोई, आप, मैं एक एग्जांपल और दे दूं। मैं 2009 में जब मैं चुनाव हारी थी, पूरा जयपुर कह रहा था कि मैं मेयर का चुनाव जीत रही हूँ, 3 लाख 4 लाख पता नहीं ऐसे लोग वोट कर रहे थे, और मैं चुनाव लकीली थोड़े से मार्जिन से हार गई। तो कई बार कहते थे कि भाई मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और वाकई में ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो सबक दे गया। तो लेकिन मैं 1 घंटा भी दुखी नहीं हुई। लोग मेरे पे सरप्राइज करते थे कि ये सुमन शर्मा क्या बला है कि आधे घंटे में तो कार्यालय पहुंच गई, वहां प्रेस को फेस कर रही है। और हमने यही बयान दिया था कि मैं फौजमार कप्तान नहीं हूँ, मेरी सेना जीत गई है, मैं हार गई हूँ तो कोई बात नहीं। तो ये इस माने अगर स्पिरिट आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने सोचा था 2009 के बाद सुमन शर्मा माने गुमनामियों के अंधेरे में खो जाएगी, तो सुमन शर्मा आज आपके पास आपकी ये लाइन तो मुझे हमेशा याद रहती है, जो आप खुद भी जिसमें बिलीव करती हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये बहुत ही पंच लाइफ लाइन की होनी चाहिए। देखिए, आप कई बार होता है ना कि कई जिज्ञासा होती है, मन है ना, ये मनुष्य के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और पाने की, तो उस समय आपको लगता है कि कोई चीज ये नहीं मिला, तो अगर इस लाइन को आप 2-4 बार बोल लेती है ना यार, एकदम तैयार हो जाती हैं दूसरे एक्शन के लिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत जरूरी भी उसमें हमें ना लॉन्ग ब्रीदिंग की जरूरत होती है, ना हमें कोई और मोटिवेशन की ओर जाने, ये आपको इतनी शक्ति देता है। और मैं सच्ची कहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में अपनाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप जब अपने आसपास देखने लगेंगे ना, क्योंकि हम अपने आप को देखना छोड़ देते हैं, हम केवल दूसरे को देखते हैं, तो हम अपनी चीजों को खोते चले जाते हैं। आप में बहुत पोटेंशियल है, आपने बहुत कुछ पाया है, आप देखिए तो सही, लेकिन हम पढ़ते नहीं है अपने आप को, हम दूसरे को देखते रहते हैं, इसलिए हम कमजोर पड़ते चले जाते हैं। हम खुद की कहानी को छोड़ के दूसरों की कहानी पे ध्यान। बिल्कुल। तो सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपकी कहानी से बेशक हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपकी जो लाइनें जो आपने बताई जो हमें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, हम जरूर उन्हें अपनाएंगे। और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ पूरी रियलिटी विद रीत की टीम की तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल, हमसे बात करके आज। रियलिटी विद रीत को बहुत सारी बधाइयाँ, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सोचती हूँ कि आप भी ऐसे ही बहुत आगे कभी आपके नेशनल चैनल्स पे भी हम ये प्रसारण देखेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, ये रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। थैंक यू सो मच। बहुत बधाई एवं शुभ कामना। सुंदर स्वरूप का अनुमान नहीं था, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका लेवल जो है वो काफी उच्च कोटि का है। पुनः बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।